हेलो दोस्तों। तकरीबन 4500 साल पहले मिस्र में एक अजीम शान अजूबा तामीर किया गया था। आज भी ये लोगों को हैरान करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा की। मिस्र का ये पिरामिड तकरीबन 4500 साल से ज़ायद अरसे तक दुनिया की सबसे बुलंद तरीन बिल्डिंग था। ये 147 मीटर ऊंचा है। इसे भारी पत्थरों से बनाया गया और कहा जाता है कि ये 6 मिलियन टन वजन का है, जबकि मौजूदा दौर की सबसे बुलंद तरीन बिल्डिंग बुर्ज खलीफा सिर्फ 5 लाख टन वजन की है। थ्योरी यह है कि ग्रेट पिरामिड एक पावर प्लांट था जो बिजली पैदा कर सकता था। इस थ्योरी पर यकीन रखने वाले लोग कहते हैं कि कदीम मिस्री टेक्निकली तौर पर बहुत तरक्की याफ्ता थे और वो पहले ही बिजली को बनाने और इस्तेमाल करने के तरीके सीख चुके थे। इस थ्योरी के सबूत के तौर पर बाज़ कदीम आर्टवर्क्स पेश किए जाते हैं। कदीम मिस्री मंदिरों की दीवारों पर ऐसे आर्टवर्क्स दरियाफ्त हुए हैं जिनका इस्तेमाल इस दावे की हिमायत के लिए किया जाता है कि वो एक बल्ब बना रहे थे। वो कहते हैं कि मिस्रियों ने इसकी ईजाद की थी, लेकिन फिर ये बल्ब की टेक्नोलॉजी कुछ अरसे के बाद खो गई। ऐसी थ्योरीज तब आती हैं जब किसी चीज़ के बारे में सब्सटेंशियल एविडेंस की कमी होती है, लेकिन ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अक्सर इतनी अजीब होती हैं कि इनमें कोई लॉजिकल सेंस नहीं होता। अगर कदीम मिस्र में बल्ब मौजूद थे तो हमने इसका सबूत क्यों नहीं देखा? हकीकत में ये आर्टवर्क्स एक मिस्री मिथोलॉजिकल कहानी को पेश करता है। एक और मकबूल थ्योरी ये है कि पिरामिड एक ग्रानरी थी जहाँ फसलें ज़खीरा की जाती थीं। ये थ्योरी को अमेरिकन पॉलिटिशियन बेन कार्सन ने 1998 में अपनी पर्सनल थ्योरी के मुताबिक पेश किया था। आर्कियोलॉजिस्ट ने यह साबित किया है कि पिरामिड्स फ़राउन के मकबरे थे। कदीम मिस्र में लोगों का ख्याल था कि कब्र जितनी बड़ी होगी फ़राउन की आखिरत उतनी ही अच्छी होगी। पिरामिड्स की तमीर में बहुत बड़े पत्थरों को इस्तेमाल किया गया जो 2.5 टन से 80 टन तक वजन के थे। पिरामिड्स की तमीर एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि लोगों ने पिरामिड्स को कैसे बनाया जबकि उस वक्त कोई मशीनें नहीं थी। पिरामिड ऑफ गीज़ा को 20 सालों में बनाया गया था। पिरामिड्स की तमीर में गुलामों की मजदूरी इस्तेमाल की गई थी। गरीब गुलाम जो पूरा दिन काम करने पर मजबूर थे और सुपरवाइजर की तरफ से पटे या रस्सियों से मारे जाते थे। इस थ्योरी को 5वीं सदी कबल मसीह के एक यूनानी आर्कियोलॉजिस्ट हेरोडोटस ने पेश किया था। इस अजीमुल शान पिरामिड ऑफ गीज़ा की तमीर के लिए 20,000 से 30,000 मजदूरों ने एक दिन में 10 घंटे काम करके तैयार किया। कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में बात की जाए तो तकरीबन 5.5 मिलियन टन लाइमस्टोन यानी चूने का पत्थर, 8 लाख टन ग्रेनाइट और 5 लाख टन मोर्टार इस्तेमाल किया गया। ज़्यादातर मवाद करीबी इलाकों से आया था। ज़्यादा से ज़्यादा वो जनूबी मिस्र के इलाका से 800 किलोमीटर दूर से लेकर आए थे। लोगों को अक्सर ये सवाल हैरान करता है कि इसे कैसे बनाया गया, क्योंकि इस ज़माना में लोगों के पास क्रेनें, बलडोज़र या जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी। यहाँ तक कि इनके पास पहिए यानी व्हील्स भी नहीं थे। फिर भी इन्होंने एक ऐसा मोनूमेंट बनाया जो अब भी कायम है। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक बिल्डिंग 4500 साल से ज़ायद अरसे से खड़ी है? ये सवाल पैदा होता है कि ये पत्थर कैसे काटे गए। उस वक्त कॉपर सबसे ज़्यादा आम धात थी और टूल ज़्यादातर कॉपर के बनते थे। ग्रेनाइट के सख्त पत्थरों को डोलराइट से तोड़ा गया। उन्होंने कुछ यूनिक तरीके इस्तेमाल किए, जैसे पत्थरों में क्रैक्स और होल्स तलाश करना और उन क्रैक्स में पानी से भरे हुए लकड़ी के वेजेस डालना। जब पत्थर पानी जज़ब कर लेते तो वेजेस एक्सपैंड हो जाते थे और पत्थर टूट जाते थे। अब एक अहम सवाल ये है कि इन पत्थरों को कैसे मूव किया गया। उस वक्त गाड़ियों में व्हील्स कार्ट इस्तेमाल नहीं होते थे। पहियों के साथ कोई गाड़ी नहीं होती थी। एक बिलीवेबल थ्योरी ये है कि उन्होंने दरिया पर तैरने वाले राफ्ट बनाए होंगे ताकि पत्थरों की खुदाई के बाद उन्हें मूव किया जा सके, और एक बार जब पत्थर पिरामिड्स तक पहुंच जाते तो इन्हें गीली ज़मीन पर स्लेजेस के जरिए एक दूसरे के ऊपर स्टैक किया जाता था। ये एक दिलचस्प थ्योरी है जो हाल ही में 2014 में एक स्टडी में डिस्कवर की गई। इस थ्योरी की बेस ये पेंटिंग है जो टेप की टूम से मिली है। ये टूम काफ़ी बाद का है जो तकरीबन 1900 कबल मसीह में तमीर की गई। इस पेंटिंग में आप 170 लोगों को देख सकते हैं जो एक राफ्ट पर पत्थरों को घसीट रहे हैं। अब अगला सवाल ये है कि पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर कैसे स्टैक किया गया। उन भारी पत्थरों को बगैर भारी मशीनरी के कैसे उठाया गया। उन्होंने रैंप्स का एक निज़ाम बनाया होगा। 2015 में एक इंग्लिश और फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने एक क्वारी से 4500 साल पुराना लकड़ी का एक रैंप दरियाफ्त किया। स्कॉलर्स का ख्याल है कि एक ग्राउंड टू टॉप स्ट्रेट स्लोप रैंप बनाया गया होगा जो रैंप के ऊपर पत्थरों को मूव करने के लिए यूज किया जाता होगा। उन्होंने स्लोप्स के किनारों पर वुडन पिलर्स का एक सिस्टम बनाया और फिर वो पत्थरों को खींचने के लिए पिलर्स के इर्द गिर्द की रस्सियों का इस्तेमाल करते थे, जैसा कि आप स्क्रीन आर्ट में देख सकते हैं। ये 2014 में फिजिसिस्ट जोसेफ वेस्ट ने सजेस्ट किया था। इस थ्योरी के मुताबिक पिरामिड के एक लेवल को मुकम्मल करने के बाद उन्होंने एक नया स्लोप बनाया होगा
और एंगल ऑफ स्लोप ज्यादा खड़ा ना हो, इसलिए उन्होंने एक नया स्ट्रेट स्लोप बनाया होगा जिससे स्लोप में टिल्ट यानी झुकाव ना आए। मौसम की खराबी से गर्मियों के गर्म मौसम, तूफानों, जबरदस्त बारिशों से इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बराबर कोई और कदीम इमारत बाकी नहीं है। ये कैसे मुमकिन हुआ? आइए इस वीडियो में हम पिरामिड्स की मिस्ट्री समझते हैं। ग्रेट पिरामिड एक ऐसी अजीम और पेचीदा इमारत है जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं। एक और थ्योरी में ये सजेस्ट किया गया है कि वो पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रखने के लिए लीवर्स का इस्तेमाल किया करते थे। ऐसा एक सिस्टम जो शैडोफ के नाम से जाना जाता है, मिस्र में हजारों सालों से मौजूद है। उन्होंने इसी मैकेनिज्म को दरिया नील से पानी निकालने के लिए इस्तेमाल किया, अपने खेतों को सराब करने के लिए। ये थ्योरीज दिलचस्प लगती हैं, लेकिन मसला यहाँ आता है कंस्ट्रक्शन टाइम का। हम जानते हैं कि पिरामिड 20 साल के अंदर अंदर मुकम्मल हुआ था। अगर 20,000 लोग हर पत्थर को इसी तरह से ले जाएं तो हर 3 मिनट में एक पत्थर रखा जाता होगा। हर रोज सारा साल काम करना काफी अनलाइकली लगता है। यही वजह है कि ये आज भी एक राज है। दोनों थ्योरीज ठीक लगती हैं, लेकिन ये दोनों एग्जैक्टली एक्सप्लेन नहीं करती कि आखिर क्या हुआ था। हम ये जानते हैं कि सबसे नीचे की लेयर्स गारे यानी मोर्टार के बगैर रखी गई और फिर ऊपर की लेयर्स में मोर्टार शामिल किया गया, जो किसी स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को बढ़ा देती है। यही वजह है कि हजारों सालों कई जल्जले के बावजूद भी पिरामिड्स का वजूद कायम है। घर में कंस्ट्रक्शन का आखिरी मरहला पिरामिड्स की आउटर मोस्ट लेयर थी, जो कि फाइन वाइटिश लाइमस्टोन से बनी थी। इसलिए जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती तो ये सारे पिरामिड्स बहुत सफेद चमकते थे। लेकिन अब ये चीज हजारों सालों बाद टूट गई है। खुफू और मेनकोरे के पिरामिड से ये लेयर खत्म हो गई है, लेकिन खाफरे के पिरामिड में आप ऊपरी हिस्से में लेयर का एक हिस्सा देख सकते हैं। पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन से लेकर इनके डिजाइन तक ये बहुत दिलचस्प है। क्या आप जानते हैं कि पिरामिड्स की डिजाइनिंग ऐसे अंदाज में की गई है कि ये बिल्कुल साउथ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट की तरफ पॉइंट करते हैं। यहाँ एक बहुत छोटी सी गलती है जो कि 1 to 1/50 डिग्री की गलती है। ये ख्याल किया जाता है कि ये चारों डायरेक्शंस की तरफ जो तरीके से पॉइंट करते हैं, ये कैसे हो सकता है? उस वक्त कोई कंपास नहीं था, जीपीएस जैसे कोई जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी। एक बार फिर सर्चर्स ने अपने थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की कि किस तरह मिस्रियों ने इस कदर हाई लेवल की प्रिसिशन हासिल की थी। एक पॉपुलर थ्योरी यह है कि पिरामिड्स की डायरेक्शंस कायम करने के लिए ऑटम इक्विनॉक्स के मॉडरेशन को इस्तेमाल किया गया था। जब जमीन का टिल्ट, दिन और रात बिल्कुल बराबर होते हैं, जमीन पर पड़ने वाली शैडो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होती है। ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन को अगर मिस्रियों ने इस तरीके का इस्तेमाल किया था तो जो डिग्री ऑफ एरर इनकी कैलकुलेशन में आया था, वही डिग्री ऑफ एरर इन शैडो में भी मालूम होता है जब ऑटम इक्विनॉक्स होता है। दूसरी थ्योरी ये है कि मिस्रियों ने अपने डिजाइन को सितारों के मुताबिक करने के लिए आसमान के सितारों का इस्तेमाल किया। 1989 में रॉबर्ट बोवेल ने ओरियन कोरिलेशन थ्योरी बनाई। उन्होंने दावा किया कि पिरामिड्स का सिलसिला 3 मशहूर सितारों से कंपैटिबिलिटी रखता है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा को 2500 कबल मसीह के करीब तमीर किया गया। इसे चमकते हुए सफेद चूने के पत्थर यानी लाइमस्टोन से तमीर किया गया। पिरामिड को डिजाइन ही कुछ ऐसे किया गया है कि इसमें बहुत से राज छुपे हैं। जब हम वक्त के सफर में पीछे जाते हैं तो ये समझना ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि ये सब कब और कैसे हुआ। ये अंदाजा लगाया जाता है कि 2560 कबल मसीह में फराउन खुफू ने द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा की तमीर की थी। पिरामिड्स की डायरेक्शन 3 मशहूर सितारों के मुताबिक थी। एक थ्योरी यह है कि पिरामिड्स की डायरेक्शंस इंटेंशनल थी और कदीम मिस्री इल्म नजूम से वाकिफ थे, लेकिन हिस्टोरियंस इस नजरिए को फ्रिंज थ्योरी मानते हैं क्योंकि 3 पिरामिड्स एक ही वक्त में नहीं बनाए गए थे और 1999 की एक स्टडी में कोई कंपैटिबिलिटी नहीं मिली। शायद ये 3 पिरामिड सबसे ज्यादा महफूज हैं, खास तौर पर द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। इन्हें मकबरे के तौर पर तमीर किया गया था। फराउन पिरामिड्स के अंदर दफन है। दोस्तों, कदीम मिस्रियों का अकीदा था कि मरने के बाद हमारी जिंदगी खत्म नहीं होती। मौत के बाद इंसान की रूह आलमी अरवाह की तरफ सफर करती है, जहाँ खुदा इनकी रूह का हिसाब करते हैं। जो लोग नेक जिंदगी गुजारते हैं वो मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। लिहाजा मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी के लिए फराउन अपने ओहदे पर रहते हुए अपने लिए टॉम्ब्स बनवाते थे। पिरामिड में फराउन के साथ दफन करने के लिए बड़ी मिकदार में खाना, खजाने, जेवरात, फर्नीचर और कपड़े रखे जाते थे ताकि वो मरने के बाद भी इस्तेमाल किए जाएं। इनकी मौत के बाद इनके जिस्मों को मम्मीफाइड किया जाता था और फिर एक लकड़ी या पत्थर के कफिन में बंद कर दिया जाता था। आप ये सोच सकते हैं कि हम इस बात को कैसे यकीन से कह सकते हैं कि पिरामिड्स की तमीर इसीलिए की गई थी। दोस्तों, 2 अहम वजूहात हैं। पहली, हमने कई दूसरे पिरामिड्स पर लिखी हुई तहरीरें दरियाफ्त की हैं, ऐसे कफिन्स और पिरामिड्स पर टेक्स्ट जो हमें इनकी रसूमात के बारे में बताते हैं। दूसरी, मिस्र और सूडान में मौजूद हिस्टोरिकल पिरामिड्स की अक्सरियत कब्रों के तौर पर इस्तेमाल की गई हैं, लेकिन खास तौर पर द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा में इसके बारे में कोई मुअस्सर सबूत नहीं मिला। लिहाजा लोग अपनी अपनी अल्टरनेटिव थ्योरीज बनाते हैं।
جب آرکیولوجسٹ یعنی ماہر سارے قدیمہ دی گریٹ پیرامڈ میں داخل ہوئے تو انہیں صرف 3 ریلکس ملے اور ایک خالی کافن کو خوفو کا سمجھا جاتا ہے اور اس کے ارد گرد خزانہ جو موجود ہونا چاہیے تھا وہ نہیں تھا، وہ آرکیولوجسٹ کے پہنچنے سے پہلے ہی لوٹ لیا گیا تھا اور بہت لوگ اس بات سے اختلافات رکھتے ہیں۔ ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔